हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं जो कि कैटालिसिस से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ये टॉपिक्स, और इनमें से मैंने जो फर्स्ट टॉपिक लिया है और वो है कैटालिटिक प्रोमोटर्स या एक्टिवेटर्स। इनको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। तो देखो, ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप में कैटालिस्ट नहीं है, लेकिन अगर कैटालिस्ट के साथ मिला दिए जाएं तो ये कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर को इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कैटालिटिक प्रोमोटर्स। समझ गए ना? मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप में कैटालिस्ट नहीं है, लेकिन कैटालिस्ट के साथ मिला दिए जाएं तो ये कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर या उसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो हम ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं क्या? कैटालिटिक प्रोमोटर्स। ये क्या करते हैं? कैटालिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं और उनकी फ्री वैलेंसीज को बढ़ा देते हैं, या हम कहें कि कैटालिस्ट की एडजॉर्प्शन पावर को क्या कर सकते हैं या क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, जिसके कारण ही कैटालिटिक जो एफिशिएंसी है या हम कहें कि कैटालिटिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो यही मैंने डेफिनेशन लिखी है कि सब्सटेंसेस which themselves are not catalyst but when mixed in small quantities with the catalyst increase catalytic activity of catalyst are called catalytic promoters. They increase free valencies or adsorption, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कैटालिस्ट। मतलब ये कैटालिस्ट की सरफेस पर फ्री वैलेंसी बढ़ा देते हैं या कैटालिस्ट की जो कैटालिस्ट है उसकी एडजॉर्प्शन पावर को बढ़ा देते हैं। तो समझ गए बच्चों? ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं है किंतु उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उनकी उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं, ये उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकता या उनकी अधिशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो वो कहलाते हैं कैटालिटिक प्रोमोटर्स, उत्प्रेरक वर्धक। जैसे N2 और H2 मिलकर अमोनिया बनाते हैं हैबर प्रोसेस में। इसमें जो Fe है वो कैटालिस्ट होता है, इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में मोलिब्डेनम मिला दिया जाता है, तो यहाँ पर ये एक कैटालिटिक प्रोमोटर होता है। समझ गए ना? मतलब इस तरह से ये अमोनिया के रेट के फॉर्मेशन को और बढ़ा देता है, जितना कि कैटालिस्ट Fe की प्रेजेंस में चल रहा था उससे कहीं ज़्यादा रेट कर देता है। ठीक इसी तरह से वेजिटेबल ऑयल होता है, इसका हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन में यहाँ पर H2 द्वारा जो हाइड्रोजनेशन होता है उसमें निकल जो होता है वो निकल कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, लेकिन जैसे ही कॉपर और मिला दिया जाए जो पाउडर होता है ये रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कॉपर एक क्या बनता है? कैटालिटिक प्रोमोटर बन जाता है। तो इस तरह से ऐसे सब्सटेंस के समझ में आ गए हो जो स्वयं कैटालिस्ट नहीं है लेकिन कैटालिस्ट के साथ स्मॉल अमाउंट में मिला दिए जाए तो कैटालिटिक पावर को बढ़ा देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम क्या? कैटालिटिक प्रोमोटर्स। तो आप इसे नोट करें। अब देखो नेक्स्ट है कैटालिटिक पॉइजन्स, उत्प्रेरक विष। तो देखो ऐसे सब्सटेंस जो कैटालिस्ट के साथ अगर आ जाएं या उनमें मिला दिए जाएं तो ये कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर को या तो कम कर देते हैं या कंप्लीट ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब ये है कि डिस्ट्रॉय, और हम ये कह सकते हैं और डिक्रीज, ठीक है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। मतलब सब्सटेंसेस व्हिच डिस्ट्रॉय और डिक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट बाय देयर प्रेजेंस आर नोन कैटालिटिक पॉइजन्स। समझ गए ना बच्चों कि कैटालिटिक पॉइजन मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जो कैटालिस्ट के साथ अगर मिल जाए तो उसकी एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर देता है या टोटल ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कैटालिटिक पॉइजन। देखो जैसे ये है SO2 + O2, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है। ये कौन सी है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन में आती है। तो वहां पर PT एस्बेस्टोस या फिर B2O5 कैटालिस्ट होते हैं, लेकिन अगर उसमें AS2O3 मिला हो जरा सा तो ये इसकी आगे रिएक्शन को रोक देता है कंप्लीट, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पर AS2O3 क्या है? कैटालिटिक पॉइजन। ठीक इसी तरह से अमोनिया का फॉर्मेशन चल रहा है और NH3 बन गया,
तो ये क्या करता है, यहाँ पर Fe कैटलिस्ट है, लेकिन अगर CO मिला दिया जाए तो ये रुक जाती है अमोनिया फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि CO H2 से रिएक्शन करके और कुछ और बना देता है, ठीक है। तो वहां पर उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ली और रिएक्शन को रोक दी। ठीक इसी तरह से जब हम देखते हैं एक है रोजेनमुंड रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी, तो जब हम एसिड हैलाइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो PD मिला दिया जाए, तो अगर ये ना मिलाया जाए BSO4 तो ये अल्कोहल तक चल जाएगी, अल्कोहल तक बन जाएगा एथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर BSO4 मिला दिया जाए तो रिएक्शन यहीं रुक जाती है, एसिटल्डिहाइड तक ही चलती है। तो यहाँ पर ये क्या वर्क कर रहा है, एक कैटालिटिक पॉइजन का। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। अब आता है कि ये क्यों करते हैं ऐसा। तो ये क्या करते हैं, कैटालिस्ट की सरफेस पर एड्जॉर्ब होकर उसकी कैटालिटिक या उनकी फ्री वैलेंसी को कम कर देते हैं, या हम ये कहें कि उसकी एड्जॉर्प्शन पावर को कम कर देते हैं, या फिर दूसरा वर्क क्या कर सकते हैं कि ये रिएक्टेंट के साथ मिलकर कुछ और प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो मतलब रिएक्टेंट को ही कन्वर्ट कर देते हैं किसी अदर प्रोडक्ट में। तो इस तरह से ये उसमें रिएक्शन रेट को क्या करते हैं, मतलब रिएक्शन की जो रिएक्शन है उसको रोक देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कैटालिटिक पावर को कम कर देते हैं। तो ये है कैटालिटिक पॉइजन। तो आप यहाँ तक लिखें। अब हम आ जाते हैं, तीसरा जो पॉइंट है वो है एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की सक्रियता। तो देखो किसी भी कैटालिस्ट की जो कैटालिटिक पावर है, अर्थात किसी रिएक्शन को कितने टाइम्स तक इंक्रीज करने का, उसके रेट को कितने टाइम्स तक इंक्रीज करने की जो पावर है, वही क्या कहलाता है, उसकी एक्टिविटी। मतलब है कैटालिटिक एक्सीलरेशन पावर ऑफ कैटालिस्ट, समझ गए ना। उसी को बोला गया है एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू एक्सीलरेट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन को कितने टाइम्स तक एक्सीलरेट कर सकता है, कितने टाइम्स तक बढ़ा सकता है उसके रेट को, वही उसकी क्या कहलाती है, एक्टिविटी। या सीधा सा कह सकते हैं कि कैटालिटिक पावर ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड एक्टिविटी। क्या उत्प्रेरक या कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर को ही क्या कहते हैं हम, उसकी एक्टिविटी। जनरली ये देखा गया है कि जो कैटालिस्ट हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को 10⁻10 टाइम तक इंक्रीज कर सकते हैं, समझ गए ना। इतने गुना, मतलब इतने टाइम्स तक रेट को चेंज कर सकते हैं एक कैटालिस्ट। और ये देखा गया कि जो रिएक्शन मतलब कैटालिटिक पावर है या जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी जो है, वो कैटालिस्ट की केमिकल एडजॉर्प्शन पावर और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है। मतलब है कि जितना अच्छा जो कैटालिस्ट है, जितना अच्छा केमिकल एडजॉर्प्शन शो करेगा, वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट जब उसको एडजॉर्ब करेगा तो उसमें उतनी ही ज़्यादा हीट निकलेगी और वो उतने जल्दी रिएक्टेंट्स को क्या कर देगा, उसको एक्टिवेट कर देगा। तो रिएक्शन रेट एकदम बढ़ जाएगा। दूसरा यह है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बॉन्ड्स का नेचर क्या है, उनकी रिएक्टिविटी क्या है। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव और जैसे ही एडजॉर्ब होंगे और जल्दी फास्ट रिएक्शन होगी। तो इस तरह से जो एक्टिविटी है ना, कैटालिटिक एक्टिविटी, वो कैटालिस्ट की केमिकल एडजॉर्प्शन नेचर पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा केमिकल एडजॉर्प्शन नेचर, उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटी। और इसके अलावा रिएक्टेंट्स की रिएक्टिविटी पर। तो यही मैंने लिखा है कि एक्टिविटी, ठीक है, ऑफ कैटालिस्ट डिपेंड्स ऑन द केमिकल एडजॉर्प्शन एबिलिटी। हाई एडजॉर्प्शन मतलब केमिसॉर्प्शन मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट हैज, ठीक है, यहाँ क्या जाएगा, हैज हाई एक्टिविटी। एंड ऑल्सो एक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ऑल्सो डिपेंड्स रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए बच्चों कि उत्प्रेरक की प्रेरण क्षमता की कोटि ही क्या है, क्रियाशीलता, इसकी सक्रियता कहलाती है। अधिकतर अभिक्रियाओं में यह उत्प्रेरण कोटि 10 की घात 10 गुना तक होती है। मतलब कैटालिस्ट इतने गुना तक रेट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये जो सक्रियता है ये उत्प्रेरक के रासायनिक अधिशोषण की क्षमता और अभिकारक की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। अधिशोषण क्षमता ज़्यादा तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा। मतलब हम ये कहें कि जो एक्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, रेट। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एक्टिविटी होगी। तो ये आप समझ गए होंगे, तो आप इसे
अब देखो सिलेक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिविटी, चयनात्मकता। मतलब होता है कि कैटालिस्ट की एक ऐसी एबिलिटी जो रिएक्शन में इस तरह से डायरेक्ट करता है रिएक्शन को कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है। मतलब है कैटालिस्ट की एक ऐसी एबिलिटी कि रिएक्शन में कैटालिस्ट रिएक्शन को इस तरह से डायरेक्ट करता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाए, अर्थात रिएक्टेंट्स सेम हो लेकिन कैटालिस्ट बदल दें तो प्रोडक्ट्स बदल जाए। मतलब है कि अलग अलग कैटालिस्ट उन्हीं रिएक्टेंट्स से अलग अलग रिएक्शन को डायरेक्ट करते हैं। तो इस एबिलिटी को ही क्या बोला गया है, सिलेक्टिविटी। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू डायरेक्ट रिएक्शन इन सच अ वे एज टू यील्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग अदर। मतलब और भी बन सकते थे लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यील्ड को ज्यादा करता है, बनाता है, तो हम इसे बोलते हैं सिलेक्टिविटी। मतलब ये है कि कैटालिस्ट एक सिलेक्टिव प्रोडक्ट को बनाने की जो टेंडेंसी रखता है ना, वही क्या है, सिलेक्टिविटी। मींस हम कह सकते हैं कि रिएक्शन विद सेम रिएक्टेंट बट डिफरेंस कैटालिस्ट में यील्ड डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स। उत्प्रेरक द्वारा किसी अभिक्रिया में किसी निश्चित उत्पाद निर्मित करने की क्षमता ही क्या है बच्चों, उसकी चयनात्मकता। मतलब एक चयनात्मक यौगिक को बनाने की क्षमता ही क्या है, उसकी चयनात्मकता। अभिकारक समान हो किंतु उत्प्रेरक बदल देने से उत्पाद बदल जाए। अब देखो जैसे ये है, ठीक है, ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, इसमें हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है। यहाँ पर अगर Na, Li और अमोनिया, मतलब Na और अमोनिया या Li अमोनिया इनके द्वारा करा दिया जाए तो ट्रांस, ठीक है, तो क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनती है। लेकिन अगर यही रिएक्शन PDPSO4 की प्रेजेंस में कर दे तो सिस एल्कीन बन जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट तो सेम था लेकिन कैटालिस्ट ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया, उसको डायरेक्ट किया, इसने ट्रांस को डायरेक्ट किया, इसने सिस को। ठीक इसी तरह से COH2 मिलकर निकल की प्रेजेंस में तो CH4 बनता है। अगर यही रिएक्शन ZNO की प्रेजेंस में करें तो मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। यही रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में करें तो CU2O बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इन जो कैटालिस्ट है इनकी सिलेक्टिविटी अलग अलग है, रिएक्टेंट भले सेम है लेकिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस तरह चलाया, मतलब पर्टिकुलर रिएक्शन को इस तरह चलाया कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह की एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिविटी। तो आप इसे नोट करें। देखो जो सिलेक्टिविटी है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट एंड आल्सो केमिसॉर्प्शन ऑफ कैटालिस्ट, मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन पावर ऑफ कैटालिस्ट। कि जो कैटालिस्ट है वो जो रिएक्टेंट्स को एडजॉर्ब कर रहा है उसको किस तरह से, कितना एडजॉर्ब कर रहा है, और दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स क्या है, उसी हिसाब से फिर क्या बन जाता है प्रोडक्ट। तो वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि कैटालिस्ट द्वारा किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज्ड करने की टेंडेंसी। मतलब है कैटालिस्ट की एक ऐसी एबिलिटी जिसके कारण वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज्ड करता है, वो अदर रिएक्शन में कैटालिस्ट की तरह वर्क नहीं करता। मतलब एक कैटालिस्ट केवल एक रिएक्शन को ही क्या करता है, कैटेलाइज्ड करता है। तो ये स्पेसिफिसिटी ऑफ क्या कहलाती है, कैटालिस्ट। जैसे एंजाइम में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, एक एंजाइम केवल एक रिएक्शन के लिए ही बनता है, समझ गए ना। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है कैटालिस्ट की कि पर्टिकुलर एक रिएक्शन को ही कैटेलाइज्ड करेगा, तो इसी को बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। ये कैटालिस्ट और रिएक्टेंट की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, दोनों के स्ट्रक्चर कैसे हैं। जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक दूसरे के उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जैसे ताला चाबी, इसलिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ठीक इसी तरह से इन पर भी डिपेंड करती है कि जैसे हम कहें कि यहाँ पर हाइड्रोजनेशन चल रहा है और यहाँ पर आप H2 लें और यहाँ निकल का, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम यही रिएक्शन इस तरह से कराएं कि हम इसी निकल का यूज कहीं और करें किसी और रिएक्शन में, कि हम लिखें CH3, ठीक है, यहाँ पर CHO, और या हम किसी भी पर्टिकुलर दूसरी रिएक्शन में निकल का यूज देख लें कि क्या वो उस रिएक्शन में यहाँ पर ले लें, मान लो N2+3H2 और यहाँ निकल यूज करें तो नो रिएक्शन, नो एक्सीलरेट रिएक्शन, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ निकल तो कैटलिस्ट की वर्क नहीं कर सकता, केवल इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वर्क करता है। तो इस तरह की रिएक्शंस, मतलब इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें निकल पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कर रहा है, एक प्रकार से कैटेलाइज्ड कर रहा है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिसिटी। जैसे ये है, इसकी प्रेजेंस में हो जाएगा, लेकिन निकल द्वारा अमोनिया में कैटेलाइस्ट की तरह यूज कर रहा है निकल का इस अमोनिया फॉर्मेशन में, तो वर्क नहीं करेगा। तो ये इस तरह से, ये थी स्पेसिफिसिटी के बारे में। तो इस तरह से आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए, आप इनको अच्छी तरह से देखें, समझें, फिर आपको आप देखोगे कि आपको कैटालिसिस से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, समझिए ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, तो बाय, थैंक यू, नमस्कार, सी यू अगेन।